जब भारत में घोटालों का जिक्र हो तो कोयला आवंटन घोटाला, जिसे मीडिया में कोलगेट के नाम से जाना जाता है, को कोई कैसे भूल सकता है। इस घोटाले में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों के विभिन्न अधिकारियों तक पूरे राज्य तंत्र को दोषी ठहराया गया। यह घोटाला कैग द्वारा 2012 में प्रकाशित रिपोर्ट परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ एलोकेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स एंड ऑगमेंटेशन ऑफ कोल प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के तहत सामने आया। सबसे पहले इस घोटाले के बैकग्राउंड को समझते हैं। भारत कोयले की प्रोडक्शन और कंजम्पशन में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। भारत में कोयले की कमर्शियल माइनिंग सन 1774 में शुरू हुई थी। आजादी के बाद भारतीय कोल इंडस्ट्री के खस्ता हालात थे। उभरते हुए औद्योगिकरण के साथ कोयले की मांग धीरे धीरे तेज होने लगी और 2003 के बाद यह बहुत तेजी से देश में बढ़ने लगी, क्योंकि सरकार ने 2012 तक सभी घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। बढ़ते समय के साथ पावर, स्टील, सीमेंट जैसे बड़े सेक्टर में कोयले की मांग तेजी से बढ़ने लगी। कोयला इंडस्ट्री को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोयला खदान राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973 के तहत भारत की सभी कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस एक्ट के अनुसार कोयला खनन सिर्फ सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के लिए रिजर्व था, जिससे कोयला प्रोडक्शन में इस कंपनी की मोनोपोली थी। कोल इंडिया लिमिटेड देश की सभी कोयला खदानों को ऑपरेट करती थी और अपनी 7 सहायक कंपनी के माध्यम से पूरे देश में कोयले का उत्पादन करती थी। कोल इंडिया लिमिटेड योजना आयोग द्वारा निर्धारित कोयले की डिमांड को पूरा करने में पीछे छूट रही थी, जिस कारण डिमांड व सप्लाई का गैप इंक्रीज हो रहा था और भारत कोयला इंपोर्ट करने पर मजबूर था। देश में कोयले का बहुत अभाव था, जिससे अधिकतर पावर प्लांट में कोयले की कमी थी और कुछ तो बंद होने की कगार पर थे। भारत में कोयले का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ निजी कंपनियों को शामिल करने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए कोयला खदान राष्ट्रीयकरण अधिनियम में 1976, 1993 और बाद में संशोधन किए गए, जिससे निजी कंपनियों को इस्पात, बिजली और सीमेंट के साथ साथ गैसीकरण में कैप्टिव माइनिंग के तहत स्वयं के उपयोग के लिए कोयला खनन करने की अनुमति मिल गई। ये कैप्टिव माइनिंग क्या होती है, पहले इसे समझें। कैप्टिव माइनिंग के तहत कंपनी अपने उपयोग के लिए कोयले का खनन करती है, पर कोयले को बाजार में नहीं बेच सकती। पावर, स्टील, सीमेंट जैसी निजी कंपनियों को कैप्टिव माइनिंग के तहत कोयला ब्लॉक्स दिए गए। आइए जानते हैं कि कोयले की खदान को किस प्रक्रिया के तहत आवंटित किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1993 तक कोयला खदान आवंटित करने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं थी। बस राज्य सरकार यदि किसी कंपनी को रिकमेंड कर देती थी तो उसे खदान दे दी जाती थी। इसके बाद कोयला मंत्रालय द्वारा जुलाई 1992 में एक स्क्रीनिंग समिति बनाई, जो निजी कंपनियों से प्राप्त प्रपोजल की जांच के बाद उन्हें कोयला खदान आवंटित करने के लिए एलिजिबल कंपनी का नाम रिकमेंड करती थी। सरकार ने आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए 28 जून 2004 तक कोयला खदान के आवंटन के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू करने का लक्ष्य रखा, परंतु यह प्रक्रिया फरवरी 2012 में शुरू हुई और इसी देरी के दौरान खदानों के आवंटन में गड़बड़ सामने आई। अब समझते हैं कि घोटाला कब और कैसे हुआ। CAG की रिपोर्ट में बताया गया कि जून 2004 तक सिर्फ 39 कोयला ब्लॉक्स आवंटित हुए थे, पर जुलाई 2004 से 2006 तक 79 कोयला ब्लॉक्स बिना नीलामी प्रक्रिया के आवंटित किए गए और मार्च 2011 तक कुल 194 कोयला ब्लॉक्स आवंटित किया जा चुके थे। जो नीलामी प्रक्रिया 2004 में शुरू होनी थी, वो 2012 में शुरू की गई और इसी पीरियड के दौरान कंपनियों को बहुत कम रेट पर कोयला खदान आवंटित की गई। SR पावर, हिंडाल्को, टाटा स्टील, टाटा पावर और जिंदल स्टील एंड पावर सहित 25 कंपनियों को नीलामी के बजाय नामांकन के आधार पर
कोयला ब्लॉकों के माध्यम से अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हुआ। कोयले की खदान पाने के लिए निजी कंपनियों ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी, फाइनेंशियल पोजीशन, आय, लाभ और नेटवर्थ की गलत जानकारी दी। राजनेताओं व उच्च अधिकारियों ने अपने नातेदारों व साथियों को प्राथमिकता दी। परिणाम स्वरूप कई निजी कंपनियों को ऑथोराइज्ड लिमिट से ज्यादा की खदान बहुत कम दामों में खनन के लिए मिल गई। रिपोर्ट में बताया गया कि स्क्रीनिंग समिति को बहुत सारी कंपनियों से आवेदन प्राप्त हुए। उन आवेदनों को किस आधार पर जांचा गया, किस आधार पर बहुत सारी कंपनियों के आवेदन रद्द किए गए, किस आधार पर सिर्फ कुछ चुनिंदा कंपनियों को कोयला ब्लॉक्स देने के लिए रिकमेंड किया गया, इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। यानी यदि हम ये कहें कि डिजर्विंग कंपनियों के आवेदन रद्द कर दिए गए और राजनीतिक संबंधों वाली कंपनियों ने कोयला ब्लॉक हड़प लिए, तो गलत नहीं होगा। इस रिपोर्ट के बाद जब सीबीआई जांच शुरू हुई तो ये भी सामने आया कि इस मामले से जुड़ी 150 से ज्यादा फाइल्स गुम हो। बहुत सारी कंपनियां राज्यों में बिजली के पावर प्लांट लगाना चाहती थीं, परंतु कोल ब्लॉक्स न मिलने के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। जैसे जैसे सीबीआई जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे प्राइवेट कंपनियों के राजनैतिक ब्यूरोक्रेटिक लिंक भी सामने आने लगे। इस मामले में सीबीआई ने 18 जनवरी 2015 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी पूछताछ की, क्योंकि 2004 से 2009 के दौरान कोयला मंत्रालय शिबू सोरेन और प्रधानमंत्री मनमोहन के पास था। हो गई। पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख ने अपनी किताब क्रूसेडर और कॉन्स्पिरेटर कोलगेट एंड अदर ट्रूथ में दावा किया है कि प्रधानमंत्री का अपने मंत्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं था। यहां तक कि प्रधानमंत्री के निर्देशों की अवहेलना कर मंत्री कोल ब्लॉक्स आवंटन में अपना हित साध रहे थे। पारेख ने तमाम राजनीतिक दलों के कई सांसदों को ब्लैकमेलर और वसूली करने वाला भी करार दिया। पारेख का दावा है कि तत्कालीन कोयला मंत्री शिबू सोरेन और दसारी नारायण राव समेत तमाम दलों के कई सांसदों ने कोयला मंत्रालय में सुधार के उपायों को अमल में ही नहीं आने दिया। अगर वक्त रहते सुधार के कदम उठाए जाते तो कोल ब्लॉक्स आवंटन घोटाला होने से रोका जा सकता था। आइए जानते हैं इस घोटाले से देश को कितना नुकसान हुआ। सीएजी की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार इस प्रक्रिया से निजी कंपनियों को 10 लाख करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ था, लेकिन अंतिम रिपोर्ट में यह घटाकर 1,86,000 करोड़ किया गया। एक्सपर्ट के अनुसार अगर इन कोयला खदानों की नीलामी की गई होती तो सरकार को इतना घाटा नहीं होता। सीएजी का मानना है कि इस नुकसान को टाला जा सकता था या कम से कम किया जा सकता था। इस मामले में 24 सितंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 से आवंटित किए गए 218 कोयला ब्लॉक्स में से 214 ब्लॉक्स को रद्द करने का फैसला सुनाया था। साथ ही चालू खदानों के शुरू होने के बाद से निकाले गए प्रत्येक टन कोयले के लिए 295 रुपये का जुर्माना देना होगा। इस घोटाले की राशि इतनी है कि आज हम आयुष्मान भारत जैसी योजना को अगले 20 साल से ज्यादा तक स्पॉन्सर कर सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।